लेकर आई हूँ आपके लिए रोज़ाना ज़िंदा की एपिसोड नंबर 112 सीज़न 2। राइटर है मलाइका रफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। भूल गई थी मैं उसे, भूला नहीं मगर लेकिन अब जब मैं वज़ीर आज़म की बीवी हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि तहामी ख़ानदान तुम्हारी कामयाबी का सहारा ले रहा है? हानिया ने बात दरमियान में रोक दी। एहसान, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर मेरी फैमिली की इज्जत ना होती तो तुम मुझसे शादी ना करते। तुम इस वक्त अपनी पहली मोहब्बत के साथ थे। ये सब माजी की बातें हैं, तुम इस बात को क्यों उठा रहे हो? एहसान ने नरमी से कहा, हमारा बच्चा अब बड़ा हो गया, क्या तुम मेरे जज्बात को अब तक नहीं समझी? एहसान, अगर मेरे वालिद तुमसे आकर कहें कि आज तुम्हारे पास सब कुछ तहामी ख़ानदान की बदौलत है, तो क्या तुम इस बात को कबूल कर पाओगे? हानिया ने संजीदगी से पूछा। एहसान ने सर हिलाया। ठीक है, मेरे वालिद वाकई हद से तजावुज़ कर गए हैं, मगर वो बूढ़े हैं। मैं ख़ुद को इस दरमियान फंसे हुए महसूस करता हूँ। अब सबसे अहम हमारी औलाद का मामला है। रेयान जो पहलू में खामोशी से खड़ा था, अचानक बुलाया गया। वो फ़ौरन सीधा हो गया। हानिया ने अपने बेटे को नरमी से देखते हुए कहा, तुम्हारा वो मामला जिसमें तुमने हमजिन्सपरस्ती का तासुर दिया, क्या वो तुम्हारी कोई चालाकी थी? तुम चाहते थे कि हम समझे कि तुम मर्दों में दिलचस्पी रखते हो ताकि तुम्हारे और फरिया के ताल्लुकात पर शक न हो। क्या ऐसा है? एहसान ने दांत पीस कर कहा, तुमने अपनी माँ और मुझे धोखा देने की कोशिश की। रेयान ने आजिज़ी से कहा, अब्बा अम्मी, आप दोनों गलत फहमी में हैं। हाँ, वो एक चालाकी थी, लेकिन वो चालाकी फरिया के लिए थी, आप दोनों के लिए नहीं। उस वक्त मैं चाहता था कि वो समझे कि मुझे मर्दों में दिलचस्पी है, ताकि वो मुझे अपना सबसे करीबी दोस्त समझे और मेरी नीयत पर शक ना करे, क्योंकि मैं उसके साथ दोस्त की तरह पेश आ रहा था। अगर वो जानती कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो वो मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती और जल्दी दिलौट छोड़कर चली जाती। एहसान और हानिया दोनों चौंक गए। एहसान ने गौर से कहा, क्या तुम वाकई समझते हो कि मैं उस पर यकीन कर लूँगा? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, जैसा आप चाहें, मगर गौर कीजिए, उस वक्त वो अभी तलाक के बाद थी और मैं वज़ीर आज़म का बेटा हूँ। वो पागल ही होती अगर मुझे अपने पीछे आने देती। अगर अगर आप लोग जान जाते तो आप लोग नाराज़ हो जाते। उसे इस बात की हिम्मत भी नहीं थी। हानिया ने नरमी से मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत दिखाई, है ना? आप दोनों कब से एक दूसरे को लुभा रहे थे और हमें धोखा दे रहे थे। रेयान ने कहा, मैं जानबूझकर उसके करीब आया ताकि वो मेरी आदत टाल ले। मैंने ख़ास तौर पर आपकी दोस्त की बेटी के साथ भी ताल्लुक़ बनाया ताकि फरिया को जलाया जा सके कि वो समझे कि जब भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो मैं उसके साथ वैसा सलूक नहीं करूँगा, और साथ ही ये कि वो अब मुझ पर मुनहसर हो गई है। फिर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वो कबूल कर गई। हानिया अपने बेटे की फ़ख्र भरी नज़र देखकर ख़ुद को रोक न सकें। वाकई रेयान इतना चालाक है कि ऐसा कर सकता है। अगर वो वाकई फरिया के पीछे था तो उसकी मासूमियत को देखते हुए वो उसके शिकंजे से बच नहीं पाती। एहसान ने सख्ती से कहा, ये कैसे कह सकते हो? क्या दुनिया में और ख़वातीन नहीं हैं? फिर तुमने फरिया को ही क्यों चुना? रेहान ने आजिज़ी से जवाब दिया, अब्बा, मैं जानता हूँ आप कहने वाले हैं कि वो शादीशुदा है और बच्चे की माँ है, लेकिन जब ताल्लुकात की बात आती है तो कौन अक्लमंदी से सोच सकता है? अगर कोई अक्ल से सोचेगा तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा, ताल्लुकात के बारे में नहीं। रेहान ने मज़ीद कहा, इसके अलावा वो बच्चे की माँ होने के बावजूद मोटी या बदसूरत नहीं हुई। वो अभी भी जवान है और माँ की तरह नहीं लगती। एहसान ने दांत पीसते हुए पूछा, तो जो भी मैं कहूँ तुम उसके साथ रहने पर बज़िद हो? रेयान ने हंसकर कहा, जी हाँ, अगर आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं तो मुझे दोबारा निचले दर्जे पर भेज दें। वहाँ मुझे अपने ताल्लुकात पर काम करने का वक्त मिलेगा, ना कि अब जैसे हफ्ते में एक बार मुलाकात कर पाता हूँ और हमेशा खौफज़दा रहता हूँ कि कहीं मेरा साथी ना छीन लिया जाए। अब्बा, कल मेरी ट्रांसफ़र करवा दें। क्या आप वाकई अपनी करियर को एक औरत के लिए कुर्बान करने जा रहे हैं? एहसान शदीद गुस्से में बोले, आपने खुद कहा था कि मेरी करियर एक औरत की वजह से दागदार हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं इस दौर से निकल सकता हूँ, इसमें बुरा क्या है? रेयान ने आराम से अपने हाथ सर के पीछे रखे। ये तुम्हारी ख्वाहिश है। एहसान को अचानक एक बात याद आई। अब उनका लहजा इतना सख्त नहीं रहा। तुम अभी जवान हो और मर्दों को अपनी करियर को तरजीह देनी चाहिए। इत्तफाक से मैं कुछ दिन पहले तुम्हें मुल्क एक्स में सफ़ीर मुकर्रर करने का सोच रहा था। तुम भी जानते हो कि वहाँ की पोस्ट बहुत अहम है और बहुत से लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं।
ये एक मौका है, तुम्हें वजारत ख़ारजा में काम करने का तजुर्बा भी है। रेहान ने वालिद को एक तरफ देखकर हंसकर कहा, अब्बा, अभी कुछ देर पहले तो आप बहुत गुस्से में थे और अब इतने मेहरबान हो गए। क्या आप मुझे 3 साल का बच्चा समझते हैं जो आसानी से धोखा खा जाए? अब्बा, मैं तो बस ये शिकायत कर रहा था कि मेरे पास डेट करने का वक्त नहीं और आप मुझे मुल्क एक्स भेजने लगे। वहाँ जाने में 10 घंटे लगते हैं और फ़्लाइट भी कनेक्टिंग है। लगता है कि चंद सालों तक तो मैं डेट पर जा ही नहीं सकूँगा। क्या आपने खुद नहीं कहा था कि तुम दोनों अभी जवान हो? मैं समझता हूँ फरिया होशियार औरत है, वो तुम्हें रोकेगी नहीं। एहसान ने संभाल कर कहा, अगर वक्त और फासले से रिश्ता ख़राब हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा रिश्ता कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। रेहान ने आह भरी, अब्बा, आप तो बड़े जानदार निकले। अब तो ज़बरदस्ती की तदबीरें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन थे जो मुझे बारहा कह रहे थे कि मुझे उसके इस साल के अंदर शादी करनी चाहिए? लगता है अब आप जल्दी में नहीं हैं। एहसान ने संजीदगी से कहा, जब सोचा तो महसूस हुआ कि ताल्लुकात को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। रेहान के मुंह के कोने हिल गए। माफ़ कीजिएगा अब्बा, मैं नहीं जाऊँगा। तुम पागल हो क्या? तुम्हें नहीं मालूम ये मौका कितना अच्छा है? एहसान का जिस्म गुस्से से सीधा हो गया। सिर्फ एक औरत की वजह से? हाँ, सिर्फ एक औरत की वजह से मैं आखिरकार इसके साथ हूँ और आप मुझे दूर मुल्क भेज रहे हैं। बहाने के तौर पर अजीम मोहब्बत दूरी भी जीत सकती है, मगर मुझे आपका मंसूबा मालूम है। आप चाहते हैं कि वक्त और फासला फिरिया और मेरे दरमियान दूरी पैदा कर दे। रेहान ने सीधा होकर कहा, हमने अभी ताल्लुकात शुरू की हैं। मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि वो मेरे इंतज़ार में रहेगी? मेरे पास कोई जादुई कशिश नहीं है। वैसे भी 2 लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर मैं उसे यहाँ छोड़कर चंद सालों के लिए इंतज़ार करने को कहूँ तो वो एक औरत जो पहले रिश्तों में ज़ख्मी हो चुकी है मुझ पर कैसे भरोसा करेगी? एहसान ने गुस्से से कहा, यह सिर्फ ये साबित करता है कि तुम्हारा रिश्ता कुछ ख़ास नहीं, ये काबिल कदर नहीं है। रेहान ने तंज़ी अंदाज में कहा, आप और अम्मी का ताल्लुक बहुत अच्छा है तो आप खुद चंद सालों के लिए मुल्क में काम करने क्यों नहीं जाते, ताकि आपको अम्मी पर यकीन हो जाए या अम्मी को आप पर? हानिया ने हैरत से अबरू उठाया और एहसान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम्हारी अम्मी और मैं कई सालों से शादीशुदा हैं और मैं वज़ीर आज़म हूँ। हम एक यूनिट हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे। रेहान हंसकर बोला, अब्बा, रिश्ता एक तरफ, क्या आप वाकई सोचते हैं कि एक नौजवान को मुल्क एक्स का सफ़ीर बनाना ठीक है? क्या लोग हसद नहीं करेंगे? क्या मैं लोगों को कायल कर सकूंगा? क्या आपको खौफ नहीं कि लोग कहेंगे आप अपने बेटे के लिए अपनी हैसियत इस्तेमाल करें? मुझे मुश्किल में ना डालें, ठीक है? अपने बेटे को सिर्फ रिश्ता तोड़ने के लिए तकलीफ़ में ना छोड़ें। एहसान साहब का चेहरा फ़ौरन संभल गया। तुम? हानिया ने बीच में बोलते हुए कहा, बस अब काफ़ी है। क्या आप दोनों ने गुज़िश्ता कुछ इजलासों में मुल्क एक्स में भेजे जाने वाले उम्मीदवार का फ़ैसला नहीं किया? अब सिर्फ एक आखिरी इजलास बाकी है जिसके बाद फ़ैसला यकीनी हो जाएगा। अगर अचानक आप अपना जहन बदल कर अपने बेटे का इंतखाब कर लेते हैं तो इससे अवाम में नाखुशगवारी फैल सकती है। मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, मगर आप कौमी मामलात में अपनी मर्ज़ी से तब्दीली नहीं ला सकते। एक गलत कदम से हलचल मच सकती है। एहसान ने कहा, क्या तुम रेहान की सलाहियत से बेखबर हो? हानिया ने जवाब दिया, वो अभी जवान है, बहुत तेज़ी से तरक्की करना हमेशा अच्छा नहीं होता। क्या तुम नहीं देखते कि कितने लोग उससे हसद करते हैं? एहसान खामोश हो गए। वो अपनी ज़ात को अच्छी तरह जानते थे। अगर हानिया न होती और इतने सालों में उनकी कमज़ोरियों की तलाफ़ी न करती तो वो आज इस मुकाम पर ना होते। आज तुम रेहान के हक़ में बहुत बोल रही हो। क्या तुम चाहती हो कि वो और फरिया एक साथ हों? एहसान ने अचानक अपनी बीवी की तरफ देखा। हानिया ने आंखें घुमाई और कहा, अगर मैं उसके हक़ में ना बोलूं तो क्या मैं ये बर्दाश्त कर लूं कि ज़ारून ये कहे कि रेहान ने फरिया से उसके तलाक से पहले ताल्लुक़ बनाया था? अगर तुम अफवाहों का जवाब ना दोगे तो लोग ज़्यादा यकीन करेंगे। रेहान ने इत्मीनान से कहा, अम्मी, आप बहुत अक्लमंद हैं। आप ही ने मुझे तरबियत दी है। मैं कैसे गैर अखलाकी हो सकता हूँ? हानिया ने गुस्से से रेहान की तरफ देखा और कहा, रेहान, मैं मानती हूँ कि फरिया अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसके लिए हमदर्दी भी रखती हूँ, मगर मैं तुम दोनों के साथ नहीं हूँ। फ़र्ज़ करो तुम्हारा मुस्तकबिल में कोई बेटा हो और तुमने उसकी परवरिश बहुत मेहनत से की हो, फिर वो तलाक याफ्ता औरत के साथ ताल्लुक़ बनाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं जानती हूँ मैं खुद गर्ज़ हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। मैं इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझे कोई बात अच्छी ना लगे। रेहान ने सर हिलाते हुए कहा, अम्मी,
आपकी बातें मैं समझता हूँ, लेकिन अपने जज्बात को काबू में रखना इतना आसान नहीं। मैंने पहले भी खुद को रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मैं फरिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकता तो शायद तना रहना बेहतर है। कितने साल तना रहूँगा कुछ नहीं पता, शायद कुछ साल, 10 साल या पूरी ज़िंदगी। एहसान गुस्से में बोले, अब तुम हमें धमकी दे रहे हो? रेहान ने मासूमियत से जवाब दिया। अब्बा, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा। चाहे आप सब मुझे रोकें, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कहीं दूर भेज दिया जाए तो कोई मसला नहीं, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। रेहान ने सच्चाई के साथ कहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वालिदैन अक्लमंद लोग हैं। फरिया तलाक याफ्ता है, लेकिन कौन चाहता है कि वो हो? आप लोग नहीं सोचते कि उसे तलाक याफ्ता किसने बनाया? ये शाह ख़ानदान था। ज़ारून को सही रास्ते पर लाने के लिए आप सब ने फरिया को मुश्किलात में धकेल दिया। हमें ज़्यादा ईमानदार और मेहरबान होना चाहिए। हमें फरिया को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए और ना ही उसकी तलाक याफ्ता हैसियत पर उसे नफरत करनी चाहिए। एहसान ने नाखुशगवार अंदाज में कहा, ये हम नहीं थे, ये तुम्हारे ताया का ख़ानदान था। रेहान ने कहा, मगर क्या तुमने फरिया को ख़ास अहमियत नहीं दी थी ताकि उसकी मदद कर सको? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि फरिया ज़ारून से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो हामला थी क्योंकि उसे धोखा दिया गया और ज़बरदस्ती शादी की गई। बच्चे की पैदाइश के बाद उसने सोचा कि बच्चे को एक ख़ानदान चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी दुरुस्त तरीके से गुजारना चाहती है। मैं इसमें हिम्मत, उम्मीद और मस्बत सोच देखता हूँ। मैं ऐसी अच्छी औरत को छोड़ नहीं सकता। तुम क्यों कायल नहीं हो सकते? एहसान का सर फटने लगा था। रेहान के मामला संभालना कौमी उमूर से भी ज़्यादा मुश्किल था। अब एहसान समझ गए थे कि बाज़ वालिदैन अपनी नाफरमान औलाद को सज़ा देने और कैद करने की क्यों ख्वाहिश रखते हैं। हानिया ने आंखों से एहसान को इशारा किया, चलो कल इस बात को फिर से करते हैं। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आप फरिया और उसके ख़ानदान के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगी, है ना? मैं समझता हूँ कि मेरे वालिदैन वैसे बदतमीज़ लोग नहीं जितने टीवी ड्रामों में दिखाए जाते हैं। हानिया खामोश रही, आंखें बंद करके रेहान को नज़रअंदाज कर दिया। सरकारी रिहाइश गाह वापस पहुंचकर रेहान अपनी रिहाइश गाह की बिल्डिंग में वापस चला गया। एहसान ने उसका साया देखा जो उनकी नज़रों में बहुत कड़वा महसूस हो रहा था। मुझे भाई और भाभी से वादा नहीं करना चाहिए था कि हम फरिया को अपनी गोदली बेटी बना लेंगे। मुझे फरिया को सरकारी रिहाइश गाह में रहने के लिए भी नहीं लाना चाहिए था। हम बेएहतियाती के मुर्तकिब हुए हैं। हम कैसे गैर मुतल्लिका मर्द और औरत को एक साथ रहने दे सकते हैं? हानिया ने जवाब दिया, फरिया के सरकारी रिहाइश गाह में रहने के बारे में अब मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं। क्या तुमने अपने बेटे की बात नहीं सुनी? वो फरिया को तलाक से पहले ही चाहने लगा था। मैं रेहान की शख्सियत को जानती हूँ। वो हर मुमकिन तरीका सोचेगा ताकि अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। हानिया ने दर्दनाक अंदाज में अपने माथे पर हाथ रखा, ये वाकई एक मुश्किल मसला है। एहसान गुस्से में बोले, जाकर फरिया और उसके ख़ानदान को तलाश करो। अगर तुम्हें शर्मिंदगी हो तो मैं जाऊंगा। मेरा बेटा तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं कर सकता। हानिया ने परेशान होकर कहा, ये बात मत कहो। जैसे रेहान ने कहा, फरिया को ज़बरदस्ती तलाक याफ्ता बनाया गया। कौन चाहता है कि वो हो? एहसान ने कहा, मैं समझता हूँ कि ये ज़ारून की वजह से हुआ, लेकिन वो तलाक याफ्ता है। अगर अवाम जान गए कि वज़ीर आज़म के बेटे को अपने कज़न की साबिका बीवी से शादी करनी है तो मेरी इज्जत का क्या होगा? वो तवील सांस ले गए। हानिया ने नरमी से कहा, ज़्यादा आगे ना बढ़ो। अगर तुम और रेहान के दरमियान इख्तिलाफ हो गया तो मसला बढ़ेगा। अगर बाहर वाले इस बात से वाकिफ़ ना भी हों, क्या तुम रेहान की सलाहियतों को नहीं जानते? क्या तुमने उसे अपनी ज़ाती सेक्रेटरी इसलिए नहीं रखा कि वो काबिल, मुस्तहकम और काबिल एतमाद है? अगर तुम्हारे और रेहान के ताल्लुकात ख़राब हुए तो तुम अकेले लड़ोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रेहान की मदद के बगैर भी सब संभाल सकते हो तो मेरी बात मत सुनना। एहसान के माथे पर गहरा संजीदा तासुर आ गया। पहले उन जैसे लोग कभी अकेले लड़कर कामयाब नहीं हुए। अगरचा उनके पास एक मजबूत टीम थी मगर वो लोग ख़ानदान के अफराद नहीं थे। कुछ वक्त पहले तो टीम में एक जासूस भी था। खुशकिस्मती से रेहान ने वक्त पर इतला दे दी, वरना एहसान को बहुत बड़ा नुकसान होता। ये सोचकर एहसान के चेहरे पर सख्त पसीना आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि रेहान कब से उनका दायां हाथ बन चुका है। हानिया ने कहा,
मजीद ये कि तुमने रेयान की बात नहीं सुनी, वो अब जैस्मीन के साथ है। तुम्हारा भाई अब शाह कॉरपोरेशन का मरकज़ नहीं रहा। अगर तुम दोबारा मुंतखब होना चाहते हो या मुस्तकबिल में टैलेंट भर्ती करनी है तो शाह कॉरपोरेशन की माली मुआवनत बहुत ज़रूरी है। एहसान ने आह भरी, काश मैंने उस वक्त रेयान की बात ना सुनी होती और जैस्मीन को वो ओहदा ना दिया होता। छोड़ें, असल में तुम्हारी उस वक्त हाँ कहने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था, बस ज़्यादा हिमायत हासिल करने के लिए था। जैस्मीन ने पहले ही शाह ख़ानदान और बोर्ड के तमाम अरकान की हिमायत हासिल कर ली थी। तुम्हारा भाई कुछ कर भी नहीं सकता था। तुम्हें सुकून होना चाहिए। चाहे जैस्मीन हो या रेयान, दोनों ऐसे तालिब इल्म हैं जो अपने उस्तादों से आगे निकल चुके हैं। कई ख़ानदानों में सगे बहन भाई हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जो जीत जाते हैं वो भेड़िया होते हैं और जो ख़ानदान की हिमायत पर इन्हिसार करते हैं वो बस कुत्ते। एहसान खामोश हो गए, फिर भी वो यकीन रखते थे कि वो नौजवानों को काबू पा सकते हैं। बेडरूम में वापस आकर एहसान ने जैस्मीन को कॉल की। जैस्मीन, क्या तुम अभी मसरूफ़ हो? मैं अभी एक मीटिंग से निकली हूँ, अब ब्रेक पर हूँ। जैस्मीन खिड़की के सामने खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी का कप लिए और बाहर के मनाजिर को देख रही थी। तुम्हें सिर्फ काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम अब जवान नहीं हो, कभी कभार मुलाकातों पर जाना चाहिए और ताल्लुकात बनाना चाहिए। चाहे औरत कितनी ही काबिल हो, उसे फिर भी कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। एहसान ने फिक्रमंद लहजे में कहा। जो जवाब मिला वो जैस्मीन की खामोशी थी। ये देखकर एहसान ने बात को घुमाना छोड़ दिया। जैस्मीन, तुमने शायद रेयान और फरिया के मामले के बारे में सुना होगा। तुम्हारा रेयान के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है, तुम्हें उसे नसीहत करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन रेयान उसे बहुत पसंद करता है। वो रिश्तों में नावाकिफ़ है और बस जज्बाती हो रहा है। जज्बात आते जाते रहते हैं, हो सकता है कि उसे कोई और खूबसूरत लड़की मिल जाए और वो फिर से मोहब्बत में पड़ जाए। एहसान ने मायूसी से कहा। वो बच्चा बड़ा हो गया है, वो तुम्हारी और मेरी बात नहीं मानेगा। उसने तो कहा है कि तुम उसके साथ हो। जैस्मीन, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी समझ से खाली हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद जैस्मीन ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, अंकल, मैं रेयान की एहसानमंद हूँ, इसीलिए मैं उसके इक़दामात को नहीं रोकती। मज़ीद ये कि क्या तलाक याफ्ता औरत इतनी बदनाम होती है। कोई ताज्जुब नहीं कि मैं इतने सालों से शादी नहीं कर सकी। जो मर्द मुझे पसंद करते हैं वो या तो नापसंदीदा होते हैं या उनके अपने मकासद होते हैं। कोई भी अच्छा मर्द मुझे पसंद नहीं करेगा। एहसान ने ये सुनकर परेशानी महसूस की। बिल्कुल नहीं जैस्मीन, तुम बहुत अच्छी हो, कौन तुम्हें कमतर समझने की ज़रूरत करेगा। मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं अच्छा रिश्ता लेकर आऊँगा। मैं बहुत से काबिल नौजवान जानता हूँ। ठीक है अंकल एहसान, मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए जो कभी शादीशुदा ना हो। वो लंबा, खूबसूरत, अच्छे किरदार का और खुशहाल ख़ानदान से हो। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे बड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल, और ना ही छोटा हो। एहसान तस्लीम करते हैं कि उनकी भतीजी वाकई काबिल है और उसने शाह कॉरपोरेशन भी संभाली है, मगर अच्छे ख़ानदानों के खूबसूरत मर्द पहले ही किसी और के हो चुके हैं। नौजवान मर्द काबिल कबूल नहीं, जबकि बड़े शादीशुदा या मंगनी शुदा हैं, और वो मर्द चाहिए जो पहली बार शादी कर रहा हो। ये एहसान के लिए मुश्किल बात थी। अंकल एहसान, आप कुछ क्यों नहीं कहते? जैस्मीन मायूसी के साथ बोली। मुझे मालूम है कि मैं ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ सकती। मेरा शौहर जवानी में फौत हो गया, इसलिए मुझे कम मयार के मर्द देखने पड़ेंगे। चाहे मैं ख़ानदान में मुमताज़ हूँ और चाहे कोई पहली बार शादी करने वाला मर्द मुझे पसंद करे, उसके ख़ानदान को ये बिल्कुल कबूल नहीं होगा। दिल में कुछ बेचैनी महसूस करके एहसान बोले, जैस्मीन, क्या तुम फरिया का दिफा कर रही हो? अंकल, मैं औरत हूँ। फरिया की तरह मेरा भी एक पेचीदा अज़दवाजी ताल्लुक़ था, इसलिए मैं इसे मुश्किल में नहीं डालूंगी। क्यों कोई तलाक याफ्ता औरत अच्छे मर्द से शादी नहीं कर सकती जो पहली बार शादी कर रहा हो? क्या हम दूसरे लोगों से कम हैं क्योंकि हम पहले किसी शादी में थे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने नहीं कहा कि तुम दूसरे लोगों से कम हो। अंकल एहसान, मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, बल्कि मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं फरिया की एहसानमंद हूँ। आपने उसे कब से कुछ देना शुरू किया? एहसान ने हैरानी से पूछा। जैस्मीन की उंगलियां मजबूती से मुड़ गईं। क्या आप भूल गए? मैं ही थी जिसने उस वक्त फरिया के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तब्दील किए थे। अगर मैं ना करती तो वो हामला ना होती और ना ही शाह ख़ानदान में शामिल होती।
एहसान खामोश हो गए। अगर जैस्मीन ने ये बात ना कही होती तो वो तकरीबन भूल ही जाते। जैस्मीन, ये आपके अंदाज़े अमल से मेल नहीं कहा था। एहसान के जहन में जैस्मीन का एक फैसलाकुन और बेरहम खातून के तौर पर महफूज थी, जिससे वो खुद भी कमतर महसूस करते थे। अगर वो उस वक्त जैस्मीन के सामने होते तो उनका तंजिया चेहरा देख सकते। चाचा एहसान, क्या आप और शाह ख़ानदान के अरकान समझते हैं कि मैं इतने गहनाऊने काम करने के बाद बेहिस और बेजज्बा रह जाऊं? क्या मैं कोई रोबोट हूं जो कोई पछतावा या हमदर्दी ना करे? मेरा मतलब ये नहीं था, इतनी जल्दी इनकार ना करें। मैंने उन तमाम सालों में कभी दुख का लफ्ज़ नहीं बोला, इसलिए आप सबके जहन में मेरे बारे में एक ख़ास तासुर है। मैं जानती हूँ कि अगर कोई औरत शाह ख़ानदान जैसी जगह पर मजबूत ना हो तो उसे दूसरों के हाथों काबू पा लिया जाता है। अगर मैंने मज़ाहिमत की तो मुझे शाह ख़ानदान से गद्दारी का तौक पहना दिया जाएगा। जैसे मैं आज जो कुछ हूँ वो शाह ख़ानदान की बदौलत है। एहसान के पास अल्फाज न थे, उनका चेहरा हल्का सा गर्म हो गया। उसी दिन एक और मामले ने उन पर हमला किया था, पहले उनके बेटे ने, फिर बीवी ने और अब भतीजी ने। जैस्मीन ने बात जारी रखी, मैं मानती हूँ कि शाह ख़ानदान ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। बचपन से मुझे सबसे बड़ी नौजवान खातून का मर्तबा और बेफिक्री ज़िंदगी मिली। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत दूसरों से बुलंद थी, इसलिए मैं हमेशा से शाह ख़ानदान का हक़ अदा करने की कोशिश करती रही हूँ। मैंने काफ़ी लौटा दिया है, अब मेरे अपने ख़यालात हैं और मैं आप सबकी बग़ैर शर्त के अताअत नहीं कर सकती। ठीक है जैस्मीन, एहसान के सीने में गुस्सा भड़क रहा था। क्या आपने कभी गौर किया कि अगर मेरे पस पर्दा ताउन के बगैर शाह कॉरपोरेशन ऑस्ट्रेलिया में इतनी कामयाब ना होती तो? चाचा एहसान, क्या आप समझते हैं कि शाह कॉरपोरेशन के बगैर आप दोबारा मुंतखब हो सकते हैं? क्या आपकी टीम के आला लोग आपकी बात मानेंगे? जैस्मीन ने हमदर्दी से उन्हें याद दिलाया, पैसे जैसे मामलात कभी कभार मामूली लग सकते हैं, मगर बहुत से मसाइल पैसे से जुड़े होते हैं। हम हमेशा साथ काम कर रहे हैं, कोई भी दूसरे पर यकतरफा इन्हिसार नहीं कर रहा। हाँ, बहुत खूब जैस्मीन, मुझे तवक्का नहीं थी कि आप इस तरह मुझे चैलेंज करेंगी। जब से एहसान ने अपनी पोजीशन संभाली थी, इतना सख्त मुकाबला शायद कभी नहीं हुआ था। चाचा, मैं रेयान की मदद करने को तैयार हूँ, ना सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे शाह कॉरपोरेशन में इस ओहदे पर आने में मदद दी, बल्कि इसलिए भी कि वो शाह ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मुझे समझता है। हम सिर्फ ख़ानदान नहीं बल्कि राजदार और बेहतरीन दोस्त भी हैं। यही मेरा मौक़िफ़ है। जैस्मीन ने कॉल ख़त्म कर दी। एहसान ने गुस्से में फ़ोन मेज़ पर मारा, उसका फ़ोन का शीशा टूट गया। हानिया ने नहाने के बाद शौहर का गमगीन चेहरा देखा, अपनी समझबूझ से अंदाज़ा लगा लिया कि एहसान सख्त नाराज़ हैं। वो जानती थी कि उनकी बातचीत जैस्मीन के साथ अच्छी नहीं गई। बिल्कुल वैसा ही हुआ। एहसान ने फ़ोन की तरफ इशारा किया और शिकायत की, जैस्मीन अब बड़ी हो गई है, वो मेरी कोई इज्जत नहीं करती, वो मुझे धमकियाँ देती है। मैं अभी तक अपनी पोजीशन से दस्तबरदार नहीं हुआ हूँ। अगर मैं छोड़ भी दूँ तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। जैस्मीन बदतमीज़ नहीं है। हानिया ने सुकून से अपना एसेंस लगाया। शौहर जान, आपको ज़्यादा कुशादा दिल होना चाहिए। वज़ीर आज़म बनना आसान नहीं, बहुत सी पाबंदियाँ हैं। क्या आपने ये नहीं सोचा कि न सिर्फ आपको जैस्मीन से झगड़ा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 10 सबसे अहम कारोबारी इदारों से भी ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए? क्या आपको उनके सरमायाकारी बढ़ाने, रोज़गार के मौके फराहम करने और ज़्यादा टैक्स जमा कराने के लिए तरीके सोचने नहीं चाहिए? एहसान हैरान रह गए, उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। हमें ज़्यादा नरम मिजाज होना चाहिए। अपनी शनाख्त बदलने की वजह से अपना रवैया ना बदलो। हानिया मुड़ी और अपना स्किन केयर लगाने लगी। कुछ देर सोचने के बाद एहसान ने पीछे से हानिया के कंधों पर हल्का सा हाथ रखा। बीवी, मुझे लगता है इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी यही है कि मैंने तुमसे शादी की। मेरे वालिद के कुछ अल्फाज वाकई गलत थे, मेरे बहुत से नुकाइस हैं, लेकिन हम एक दूसरे की तकमील करते रहे, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ वो हूँ। मेरा मिजाज भी अच्छा नहीं है। हानिया ने सीधा चेहरा बनाकर शौहर की तरफ देखा। शौहर जान, हमारी पहचान बहुत अहम है और लोग हमसे अब डरते हैं, लेकिन जब आप ओहदा छोड़ देंगे तो क्या हम आम बूढ़े लोगों की तरह सुपरमार्केट जाएंगे और पार्क में चहलकदमी करेंगे? अगर आप अच्छा करेंगे तो आने वाली नस्लें आपका बार बार जिक्र करेंगी, वरना सियासी और तारीख़ी किताबों में आपका नाम सिर्फ मुख्तसर तौर पर आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ताकि आप दिल में हमेशा उसे याद रखें।
एहसान को जैसे रोशनी मिल गई हो। सर हिलाया। हानिया ने उनके नाइट ड्रेस दुरुस्त किए। मैं कल फरिया से बात करूंगी, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ रेहान वापसी पर अपना फ़ोन ऑन किया। उसे फरिया के चंद व्हाट्सएप पैगामात मिले। क्या ज़ारून ने तुम्हारे ख़ानदान को हमारे बारे में बताया? उन्होंने तुम्हें कुछ कहा नहीं ना, है ना? फरिया ने सांस लिया। क्या तुम अभी कॉल पर बात कर सकते हो? पैगाम भेजते ही रेहान ने कॉल कर दी। मैं अभी घर से वापस आया हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें डांटा? फरिया घबरा गई। वो उस मंजर का तस्वुर कर सकती थी। अगर वो वहाँ होती तो उन सख्त नज़रों का सामना न कर पाती। ज़ारून के अलावा किसी ने ख़ास तौर पर डांटा नहीं। रेहान ने नदामत से कहा, खुशकिस्मती से मेरी वालदा ने बहुत मदद की। उन्होंने ज़ारून को सबक सिखाया। गुड मदर। फरिया हैरान हुई। क्या उन्हें भी गुस्सा नहीं आया? मेरी वालदा बेवकूफ़ नहीं है। ज़ारून इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम उसके पीछे कुछ कर रहे हैं। अगर ये बात फैल गई तो मामला मुख्तलिफ हो जाएगा। वालदा बहुत नाराज़ है। उन्होंने कहा कि बगैर सबूत बात कर रहा है। रेहान ने आराम से मुस्कुराकर कहा, अब सब हमारे खिलाफ है, लेकिन वो मेरे कुछ नहीं कर सकते। फरिया को कोई तसल्ली नहीं हुई बल्कि वो तल्ख मुस्कुरा दी। तुम्हारे वालिदैन यकीनी तौर पर राज़ी नहीं होंगे। मैं तलाक याफ्ता हूँ। फरिया, रेहान ने संजीदगी से कहा, लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलें तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी बेएतमादी कैसे कर सकती हो? क्या तुम जानती हो मैंने आज रात तुम्हारी कितनी तारीफ़ की है? तुम्हें खुद पर एतमाद होना चाहिए। बहुत से बूढ़े मर्द पहली शादी करने वाली ख़वातीन से शादी कर लेते हैं, तो औरतें ऐसे मर्द क्यों नहीं जो पहली बार शादी कर रहे हों? फरिया हंस पड़ी। हंसने के बाद उसका दिल गर्म हो गया। तुम एक मर्द हो और औरतों की इतनी हिमायत करते हो। अगर ये मर्द बातें सुनते तो तुम्हें खूब डांटते। फरिया, तुम वो औरत हो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पर ज़्यादा एतमाद करो। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मेरे भी बहुत से नकाइस हैं। रेहान ने संजीदगी से कहा। रेहान ने कहा, तुम्हारे नकाइस? अभी तक मैंने तुम्हारे कोई नुक्स नहीं देखे। फरिया ने थोड़ी देर सोचा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम बहुत होशियार हो और समझना मुश्किल हो, लेकिन अगर मर्द होशियार ना हो तो माशरे में उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और वो दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठाते। होशियारी मेरा नुक्स है। रेहान ने धीमी आवाज़ में कहा। ज़्यादा ख़वातीन ऐसे मर्दों के साथ नहीं रहना चाहती जो बहुत तेज़ हों। वो डरती हैं कि आखिर में उन्हें धोखा देकर सब कुछ ले लिया जाएगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ख़वातीन मेरे साथ संजीदा ताल्लुकात बनाने के बाद शादी का सोचेंगी नहीं। इसके अलावा मैं अपने दांत साफ़ करना पसंद नहीं करता। मेरे पैर से बदबू आती है। हाँ, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं नशे में रहता हूँ और सिगरेट पीता हूँ। मैं सुस्त आदमी हूँ। मेरा मिजाज भी ख़राब है। बस करो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम ऐसे शख्स नहीं हो। तुम ऐसे शख्स बिल्कुल भी नहीं हो। फरिया हंसकर दरमियान में बोल दिया। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं दूसरी ख़वातीन के साथ ऐसा हो सकता हूँ। रेहान नरमी से बोला। फरिया ने कुछ न कहा। ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुई में लिपटा हुआ हो। वो छेड़छाड़ और मीठा महसूस हुआ। फरिया, कल मेरी वालदा शायद तुमसे मिलने आ जाए। जितना मैं उनको जानता हूँ वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, लेकिन वो तुम्हें मुझसे दूर जाने पर कायल करेंगी। मेरी वालदा बहुत अच्छे से कायल करना जानती है। कभी कभी मैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाता। रेहान ने बात करते हुए गैर यकीनी महसूस किया। वो तल्ख हंस पड़ा। क्या तुम मेरे लिए हिम्मत कर सकती हो और हार नहीं मानोगी? मैंने जैस्मीन के साथ बात कर ली है। जैस्मीन मेरी पुश्त पनाही करेगी। कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। मैंने तो आज रात तुमसे वादा किया था कि तुम मेहनत करोगे तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फरिया ने पुरअज़म अंदाज में कहा। अब जल्दी सो जाओ। हाँ, शब बखैर। फ़ोन रखकर फरिया को बिल्कुल नींद नहीं आई। फरिया हानिया को बहुत पसंद करती थी। वो चाहती थी कि वो भी हानिया जैसी बने। वो नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता ख़राब हो। वो बार बार सोचती रही और आधी रात को ही सोई। अगले दिन जब फरिया जागी, उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। नहाने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसे फहद सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिया। फरिया ने गर्दन सिकोड़ी। जब भाई की सर्द नज़रों ने उसे छुआ, उसने हिम्मत की और जारिया का छोटा हाथ हिलाते हुए कहा, सुबह बखैर अंकल। फहद की नज़र चंद सेकंड के लिए नरम हुई जब उसने जारिया का चेहरा देखा। फिर जब उसने अपनी बहन को देखा तो दोबारा सर्द हो गई। क्या दुनिया में सिर्फ शाह खानदान के मर्दों पर मुश्तमिल है? फरिया ने आंखें तंग करके मुस्कुराई। तो दुनिया में सिर्फ शाह खानदान की औरतें ही बची हैं। क्या तुम्हें कोई और पसंद नहीं?
कुछ लम्हों के लिए हवा रुकी हुई महसूस हुई। फहद की आंखें तंग हो गई। उसने बहन को दीवार के करीब घसीटा और धीमी आवाज में पूछा, क्या जैस्मीन ने तुम्हें कुछ कहा या ये बातें रेयान ने की हैं? रेयान ने मुझे कुछ बताया है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम और जैस्मीन ने शाह खानदान के मीनार पर बहुत पहले लड़ाई की थी। फरिया ने लंबी पलकें उठाते हुए अपनी नज़र भाई को छेड़ने के अंदाज में दी। जब हमने आखिरी बार जैस्मीन के साथ शराब पी थी, तुम्हारा नशे में हुआ चेहरा। चुप हो जा। फहद और सुन नहीं सका। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसका सख्त चेहरा फौरन मोम के मुजस्मे जैसा हो गया। मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ। मैंने शादी नहीं की क्योंकि जैस्मीन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी। ओह, उम्मीद है जल्दी तुम अपनी पसंद की दुल्हन से मिल जाओगे। फरिया ने पलक झपकाई और बात खत्म की। फिर फहद के बाजुओं के नीचे से गुजरकर चुपके से निकल गई। यहीं रुक जाओ। फहद ने फरिया का कॉलर पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, ये बात माँ और अब्बू से मत कहना। अगर तुम मुझे खबरदार भी ना करते तो मैं ये बात तब भी नहीं करती। फरिया ने थोड़ी उठाकर उसकी नज़र का सामना किया। फहद कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुमने ना कही तो भी और लोग कहेंगे। सोचता हूँ सबसे पहला शख्स जो ये करेगा वो जैस्मीन होगी। उसे ऐसी बातें करना बहुत पसंद है। भाई, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। जैस्मीन रेयान और मेरे हक में है। उसे हमारे रिश्ते का पहले ही पता था। फरिया ने मायूसी से कंधे उचकाए। मेरा ख्याल है तुम जैस्मीन के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी रखते हो। गलतफहमी? फहद के दिल में ख्वाहिश हुई कि वो उसकी बेवकूफ़ाना बात पर उसे थप्पड़ मार दे। क्या तुम वो शख्स हो जो नाराज़ नहीं होता? क्या तुम भूल गई हो कि अगर जैस्मीन ने तुम्हारे कॉन्ट्रासेप्टिव को तब्दील ना किया होता और अगर उसने तुम्हें धमकी ना दी होती तो तुम्हें इस बेवकूफ़ दारून से शादी ना करनी पड़ती। वो औरत अपने ख़ानदान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो एक बेएहसास, खुदगर्ज़ और सर्द दिल औरत है। भाई, मैं उस वक्त वाकई उससे नाराज़ थी। फरिया ने आ भरी और फिर अपना सर झुकाकर दारिया की तरफ देखा, लेकिन दारिया के पैदा होने के बाद में जैस्मीन से नफरत नहीं करती। कैसे कहूँ, वो अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर अगर वो ये सब ना भी करती तो शाह खानदान के दूसरे लोग भी छुप कर ये सब कर रहे होते। तुम जल्दी आगे बढ़ जाती हो। फहद ने तंजिया लहजा अपनाया। कोई हैरत नहीं कि तुम्हें लोग जैसे जारून, मीरा और परवाज धोखा देते रहे। फरिया का चेहरा सख्त हो गया। भाई, तुम बहुत ज़्यादा कह रहे हो। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जैस्मीन की हिमायत और पुष्ट पनाही की वजह से मैं जारून से आसानी से तलाक ले सकी। मज़ीद ये कि वो अपनी पोजीशन के पेश नज़र उसके अपने वजूहात होंगे। अब तुम उसका भी साथ दे रही हो। फहद की आंखों में गुस्सा झलका। तुम यकीनन रेयान के झांसे में आ गई हो। मैं मानता हूँ कि रेयान ने पहले शेख ख़ानदान की मदद की थी, मगर क्या तुम अभी तक नहीं जानती कि उसका असल मकसद क्या है? वो तुम्हें निशाना बना रहा है। वो तुम्हें अपनी तरफ माइल करना चाहता है। फहद के अल्फाज हलक में अटक गए। भाई, फिक्र मत करो। अगर ये रिश्ता तुम सबके लिए परेशानी लाएगा तो मैं रेयान से ताल्लुक़ तोड़ दूँगी। मैं सिर्फ मोहब्बत के लिए अपने ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरा ख़ानदान ही मेरी असल हिमायत है। फरिया ने फहद को खुश करने के लिए मुस्कुराई। उसने गुरूर से हवा भरी। तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। बात करके वो अपना सर मोड़ कर चला गया। भाई, मुझे लगता है कि जैस्मीन ने इस बार मेरी मदद करने की रजामंदी तुम्हारी वजह से दिखाई है। फरिया ने अचानक उसके पीछे से कहा। फहद की बुलंद कामत रुक गई। तुम मुझे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रही हो। वो बग़ैर मुड़े चला गया। फरिया ने नाश्ता किया और कंपनी जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। वो हानिया का कॉल था। फरिया, तुम्हारे पास वक्त है? तुम्हारी कंपनी के करीब हाल ही में एक अच्छा नाश्ता का कैफ़े खुला है। क्या हम साथ जाकर उसे आजमा सकते हैं? हानिया की आवाज़ वही नरम और मुलायम थी जो पहले थी, मगर फरिया पर शदीद दबाव था।